जनरल साइंस में तीन सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिज़िक्स से हम शुरू कर रहे हैं और फिज़िक्स की जो पहली यूनिट है वो है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। की डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको कैसे मेजर किया जाता है। जनरल साइंस को कवर करने का तरीका इस तरीके से रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, जो दूसरे एग्ज़ाम्स में, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स में, स्टेट पीसीएस में या किसी और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको कवर करेंगे। उसके अलावा अगर कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं तो उसको हम उसके एंड में कवर करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम कोशिश करेंगे जनरल साइंस को कवर करने को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ पावर क्या होती है। अब पावर होती है काम करने की गति, मतलब वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अगर सेम टाइम कोई मशीन या इंसान ले रहा है पर वो काम ज़्यादा कर रहा है तो वो ज़्यादा पावरफुल है। और अगर काम सेम है, सेम काम करना है, अगर पानी की टंकी भरनी है तो जो मोटर कम टाइम लेगी वो ज़्यादा पावरफुल है। तो पावर का रिलेशन होता है वर्क और टाइम के साथ। तो यूनिट जो पावर की होती है उसे बोला जाता है वॉट। वॉट को और किस तरीके से लिखा जा सकता है, वर्क की यूनिट और टाइम की यूनिट अगर हम लिख देते हैं तो वो वॉट की यूनिट के बराबर हो जाएगी। तो वॉट या फिर वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। सो 1 जूल पर सेकेंड अगर कोई काम हो रहा है तो उसे 1 वॉट पावर बोला जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पावर की यूनिट क्या होगी, पावर की यूनिट वॉट। सेकंड क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। पावर होती है, पावर काम करने की गति होती है, वो चाहे इलेक्ट्रिक काम हो या न्यूक्लियर काम हो या ग्रेविटेशनल काम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन में बस वो चेक कर रहे हैं कि आपको पावर का मीनिंग भी पता है कि नहीं। आंसर रहेगा वॉट। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी। अब फोर्स के बारे में हल्का सा देख लेते हैं। फोर्स होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इसको आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास को नापा जाता है किलोग्राम में। एक्सेलरेशन होता क्या है, डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो स्पीड है, मतलब कि आप किसी गति से चल रहे हैं तभी डिस्टेंस समय के साथ चेंज हो रहा है। तो जो वेलोसिटी या स्पीड होगी वो होगा, डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं, वो होगा मीटर डिवाइडेड बाय टाइम। सो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है कि आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है समय के साथ, आपकी स्पीड भी चेंज हो रही है समय के साथ। पहले आप 10 की स्पीड से चला रहे थे, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 मीटर पर सेकेंड, और अगर आप बाद में 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला रहे हैं तो आपकी स्पीड भी टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो आपकी स्पीड मीटर पर सेकेंड ये चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जो फोर्स की यूनिट होनी चाहिए वो हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट होनी चाहिए। इस यूनिट को स्टैंडर्ड तरीके से बोला जाता है न्यूटन। तो जो 1 न्यूटन फोर्स होता है वो होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, उसको दूसरे तरीके से लिखने का तरीका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तीसरी चीज़, यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है। इसमें एक चीज़ याद रखने लायक है कि जो वर्क है या फिर एनर्जी है या फिर हीट है, ये सब एक ही बात होती हैं। ये सब एनर्जी के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग फॉर्म है। तो अगर वो एनर्जी के ही अलग रूप हैं तो उनको एनर्जी को नापने वाले तरीके से ही नापा जाएगा। तो वर्क या फिर एनर्जी या फिर हीट, तीनों को नापने का तरीका एक ही होता है, तो इनकी सब की यूनिट एक ही होती है। स्टैंडर्ड यूनिट होती है जूल। इसके अलावा कैलोरी में भी नापा जाता है या फिर इसको अर्ग में भी नापा जाता है। तो कैलोरी, अर्ग, जूल, ये सब यूनिट्स होती हैं वर्क की, हीट की या फिर एनर्जी की। वॉट हमने देखा है पावर की यूनिट होती है, ये वर्क की यूनिट है।
एक डिफरेंट सिस्टम में फोर्स को डाइन के रूप में भी माना जाता है, और न्यूट्रॉन एक पार्टिकल होता है, ये किसी की यूनिट नहीं होती है। CMS सिस्टम में, सेंटीमीटर वाले सिस्टम में फोर्स को नापने के लिए डाइन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रीक्वेंसी किस तरीके से मेजर की जाती है? फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है कि कोई काम दिए हुए समय में कितनी बार हो रहा है। मतलब अगर आप किसी फ्रेंड को विजिट करते हैं तो आप साल में कितनी बार विजिट करते हैं? मान लिया 15 बार विजिट करते हैं पर ईयर, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब ये जो चीज़ हो रही है, कोई चीज़ जो बार बार हो रही है और वो कितने समय में हो रही है, तो इसका मतलब कोई नंबर होगा। नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, 1 2 3 की कोई यूनिट नहीं होती है, नंबर डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब इसकी जो यूनिट होगी 1 डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड, ये यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की। इसे बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। इसको स्टैंडर्ड तरीके से बोला जाता है हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब हो गया कोई चीज़ 1 सेकंड में कितनी बार हो रही है, तो उसको हर्ट्ज बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी का जो कंसेप्ट है वो दो चीज़ों से और मैच करता है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ वेव। ये जो वेवलेंथ हमने बात की है, उस वेव की स्पीड, उस वेव की फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी है हमने देखा ये 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड में नापी जाती है। वेवलेंथ एक लंबाई होती है, एक सिंगल जो वेव होती है उसकी लंबाई, तो ये मीटर में नापी जाती है। तो स्पीड क्या होगी? किस तरीके से वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को गुणा करें कि जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में आए, क्योंकि स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड में नापी जाती है। इसका मतलब जो स्पीड का फॉर्मूला होगा वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। इससे क्या होगा? वेवलेंथ क्या है? मीटर, और इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/सेकेंड, तो इसका मतलब ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो यही यूनिट होती है स्पीड की। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप स्पीड और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच के रिश्ते को उनकी यूनिट्स के आधार पर भी ढूंढ सकते हैं उस फॉर्मूले को। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। जो बाकी दी हुई है मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट है स्पीड की। वॉट है यूनिट पावर की। रेडियन है एंगल को मेजर करने की। जो ये एंगल बनाती हैं दो लाइंस आपस में, उसको रेडियंस में या फिर डिग्रीज में नापा जाता है। रेडियन स्टैंडर्ड यूनिट होती है किसी कोण को या एंगल को नापने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज? हर्ट्ज में किसको नापते हैं? हमने अभी देखा एनर्जी को फ्रीक्वेंसी को नापते हैं। एनर्जी को नापने के लिए कैलोरी, अर्ग या फिर जूल होता है। हीट को नापने के लिए कैलोरी, अर्ग या जूल होगा, क्योंकि हीट और एनर्जी एक ही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर किस चीज़ की यूनिट है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, स्पीड ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट ईयर होता है कि जो एक रे ऑफ लाइट है, किरण है एक लाइट की, वो एक साल में कितनी दूरी तय करती है। एक साल में कितनी दूरी तय करती है लाइट। इसका मतलब ये बहुत ही लंबी यूनिट होती है, बहुत ही मतलब लंबा डिस्टेंस होता है। ये धरती पर जो चीज़ें हैं उनको नापने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। तारों के बीच की दूरी या फिर जो गैलेक्सीज के बीच की दूरी है, जो ब्रह्मांड में हम चीज़ों को देखते हैं दूर से, तो उनको नापने का यही तरीका होता है। लाइट ईयर किस तरीके से निकाला जाएगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो पूरे ब्रह्मांड में, स्पीड ऑफ लाइट पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट है। इसे एक फंडामेंटल कांस्टेंट माना जाता है। इसे दुनिया का एक सच माना जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, फिक्स है। वो है 3 गुना में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 3 से थोड़ा सा छोटा होता है, 2.999 समथिंग होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो मतलब लाइट एक सेकेंड में इतने मीटर चल पड़ती है। कितने मीटर है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने मीटर। अगर इसमें से किलोमीटर बनाए तो ये आ जाता है लगभग 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। इतनी तेज गति से लाइट चलती है।
अब ये इतनी तेज गति से लाइट 1 सेकंड नहीं पूरा साल अगर चले तो वो कितनी दूरी नापेगी, उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो ये सीधा सा फॉर्मूला है। अगर आपको स्पीड पता है 3 × 10⁸, उसको आपको समय से गुना करना है। समय क्या है, 1 ईयर है, तो 1 साल होता है 365 डेज और उसमें 0.25 और ऐड होता है, एग्जैक्ट 1 ईयर इतना होता है। 1 साल में कितने 365 दिन हो गए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये जो यूनिट है ये तो है मीटर पर सेकंड, और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 साल में जितनी सेकंड्स होती हैं उससे, तो ये मीटर में आना चाहिए रिजल्ट। इसका मतलब ये क्या देगा, लेंथ देगा। तो ये जो लाइट ईयर है हम क्या नापते हैं, उससे डिस्टेंस नापते हैं। समझ में आया? लाइट ईयर बहुत लंबी लंबी दूरियों को नापने का तरीका है। उसका फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो 1 लाइट ईयर आता है, कितने मीटर के बराबर आता है, एग्जैक्ट है ये 9.46 × 10⁻15 मीटर्स। इतने मीटर 1 लाइट ईयर होता है। ठीक है, ये लाइट ईयर की डेफिनेशन होगी। अगेन ये लाइट ईयर बार बार पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है लाइट ईयर बार बार? क्योंकि जनरल साइंस में अब हमारी जो दुनिया है वो स्पेस की दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रगति कर रही है। हम नए नए गैलेक्सीज, नए नए ब्रह्मांड के नए नए आयामों को ढूंढ रहे हैं। तो जो ब्रह्मांड से रिलेटेड जो साइंस की बातें होती हैं वो ज़्यादा अखबारों में रहती हैं, और अखबारों में अगर ब्रह्मांड से रिलेटेड बातें रहती हैं तो वो लाइट ईयर का भी मेंशन रहता है बार बार। तो इसलिए ये बार बार पूछा जाता है कि जो आपके आसपास न्यूज़ चल रही है आपको पता भी है कि उसमें जो लाइट ईयर यूज़ होता है वो होता क्या है। तो जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है लाइट के द्वारा 1 साल के अंदर। इस 1 साल को 365.25 जो एग्जैक्ट 1 साल होता है उसको जूलियन ईयर भी बोला जाता है। जूलियन ईयर, जूलियन ईयर मतलब साइंटिफिकली एक्यूरेट 1 ईयर, इसे जूलियन ईयर भी बोला जाता है। और लाइट ईयर इतने समय में कितनी दूरी तय करती है। लाइट ईयर यूनिट किसकी है, अब तक तो आपको पता चल गया होगा। एनर्जी की क्या यूनिट थी, कैलोरी, जूल, अर्ग, एज, टाइम होता है। और ये लाइट ईयर होती है यूनिट डिस्टेंस की। कितना डिस्टेंस, 9.46 × 10⁻15 मीटर 1 लाइट ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, सेम क्वेश्चन रिपीटेड अगेन। पार्सेक, ये पहले ही बता रहा है, जो पार्सेक है वो डिस्टेंस की यूनिट होता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये इट इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार्स एंड इट इज़ इक्वल टू, कि भाई आपने लाइट ईयर तो पढ़ लिया है, उसके अलावा एक पार्सेक भी यूज़ होता है। ये देखते हैं इसका नाम पार्सेक क्यों है। वो किसके बराबर होता है? पार्सेक होता है, पार्सेक के लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि क्या होती हैं। पहली तो डिस्टेंस नापने के लिए हम 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों की बात करते हैं, उसमें एक यूनिट तो होती है लाइट ईयर, जो हमने अभी देखा। लाइट ईयर 1 साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है, जो है 9.46 × 10⁻15 मीटर्स। इसके अलावा एक और यूनिट यूज़ की जाती है, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? सूर्य और धरती के बीच की एवरेज दूरी को बोला जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो सोलर सिस्टम में जो चीज़ें हम नापते हैं उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से नापते हैं। सोलर सिस्टम से बाहर की चीज़ें जो नापते हैं हम उन्हें लाइट ईयर या फिर पार्सेक में मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस नापने की एक यूनिट तो होगी लाइट ईयर, एक होगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जो पार्सेक है वो लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है। वो क्या होती है कि अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं, लेटा हुआ ट्रायंगल कुछ इस तरीके का, जिसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो अगर ये साइड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है और ये एंगल 1
सेकंड होता है। एंगल को नापने का क्या तरीका है? हमने बताया था कि दो तरीके से कोण मापा जाता है, एंगल मापा जाता है। एंगल को नापने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है रेडियंस और एक होता है डिग्री में भी नाप सकते हैं, 50 डिग्री 90 डिग्री का कोण। तो डिग्री से छोटी यूनिट क्या होती है? मिनट। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम एक एंगल के 1 डिग्री एंगल के 60वें हिस्से का भी 60वां हिस्सा अगर करते हैं तो वो 1 सेकंड का एंगल आता है। तो अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इस ट्राइंगल में यहाँ पर 1 डिग्री के 60वें हिस्से के 60वें हिस्से के बराबर 1 सेकंड का एंगल बनाती है, तो ये जो दोनों साइड्स हैं इन्हें बोला जाएगा 1 पारसेक। 1 पारसेक। 1 पारसेक का मतलब हो गया कि ये कितना डिस्टेंस होता है? ये डिस्टेंस होता है 3.25 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स 1 पारसेक। तो ये पारसेक का कंसेप्ट है कि पारसेक होता क्या है। ये बहुत ही दूर की डिस्टेंसेस को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3.25 लाइट ईयर, कि लाइट ईयर का भी 3.25 टाइम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक इज द यूनिट ऑफ, हमने देखा लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पारसेक, ये सब खगोलीय दूरियों को नापने का तरीका है। स्टार्स, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम में जो दूरियां नापते हैं उनको नापने के तरीके हैं ये सब के सब। तो ये डिस्टेंस को नापने का तरीका है। हाउ कैन द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स? कोई इंसान जो 6 फीट ऊंचा है उसको नैनोमीटर्स में हम कैसे बता सकते हैं? इसमें बस सीधा सा पूछा उन्होंने, फीट, मीटर और नैनोमीटर, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फीट, मीटर और नैनोमीटर के बीच का रिश्ता। 6 फीट अगर हम देखते हैं कि एवरेज हाइट अगर इंसानों की देखते हैं तो अगर 6 फीट के आसपास होते हैं, तो अगर आपको याद है कि वो 183 सेंटीमीटर पे एग्जैक्ट 6 फीट हाइट बनती है, तो अगर आपको इतना याद है कि 6 फीट 183 सेंटीमीटर होता है तो उसको बस आपको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब नैनोमीटर कितना होता है उसको याद करने का तरीका होता है कि जो नैनो है वो नो को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। 6 फीट 183 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो हमें नैनोमीटर को मीटर में तो पता है, 1 मीटर कितना हो गया फिर 10⁻⁹। ये इसको इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ तो 10⁻⁹ नैनोमीटर हो गया। और अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया 10⁻⁷ नैनोमीटर। तो अगर 183 सेंटीमीटर है 6 फीट, तो अगर सेंटीमीटर को नैनोमीटर में लिखेंगे तो हो जाएगा 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? होता तो है, नैनो का मतलब 9 होता है और वो मीटर की टर्म में होता है। इसका मतलब 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। अब इसने पूछा किस में है, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख देंगे, 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁹ मीटर। मीटर इज 100 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा बी। 1 नैनो, ये नैनोमीटर के बारे में बार बार क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं? जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही रिसेंट डेवलपमेंट है। तो क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही रिसेंट डेवलपमेंट है, तो इन क्वेश्चंस का मतलब है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हम किस स्केल की बात कर रहे हैं, कितनी छोटी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जब हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार नैनोमीटर पूछा जाता है। तो नैनोमीटर मीटर की फॉर्म में किसके बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ये हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें पूछा जाता है कि एम्पियर
वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछा जाता है, तो इसके बारे में हल्का सा देख लेते हैं। करंट जो होता है उसको I लिखा जाता है, जो वोल्टेज है उसको V लिखा जाता है, और जो रेजिस्टेंस है उसको R लिखा जाता है। इन तीनों के बीच में आपसी रिश्ता है। रिश्ता क्या है कि जो वोल्टेज होता है वो बराबर है करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस तो गिवन होता है, कोई चीज़ आपने अगर उठाई हुई है तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है, या आप समय के साथ चेंज नहीं कर पाएंगे, तो रेजिस्टेंस होता है फिक्स्ड। तो इस रेजिस्टेंस के आधार पे ये जो वोल्टेज और करंट है इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अगर वोल्टेज को नापने का तरीका होता है वोल्ट्स में, जैसे हमारे घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो हमें 220 वोल्ट फिक्स सप्लाई मिलती है। करंट को नापा जाता है एम्पियर में, और जो रेजिस्टेंस है उसको नापा जाता है ओम में। तो जो वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच का ये तो रिश्ता है, और ये उनकी यूनिट्स हैं, एम्पियर, ओम और वोल्ट। तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। वोल्टेज की वोल्ट और रेजिस्टेंस की ओम। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगावाट। मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड, कंज्यूम्ड, सेव्ड और लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? जब हमें पता है कि पावर को वॉट में ही नापा जाता है, तो जब ये जनरेटेड, कंज्यूम्ड, सेव्ड, लॉस्ट इन ट्रांसमिशन ये सब पावर ही तो है, तो इनमें कैसे ऑप्शन पूछा गया? इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है मेगा, कि मेगा वॉट क्यों पूछा गया? कि मेगा जो एनर्जी कंज्यूम की जाती है वो किलोवाट की टर्म्स में कंज्यूम की जाती है। किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट। पर जब एनर्जी को जनरेट किया जाता है, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, कोई थर्मल प्लांट या फिर कोई न्यूक्लियर प्लांट लगाया जाता है, तो आप अखबार में पढ़ेंगे कि वो 500 मेगावाट का प्लांट लगाया गया है, या फिर 50 मेगावाट का स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया गया है, या फिर 1000 मेगावाट का मेगा पावर प्लांट लगाया गया। तो जो मेगावाट टर्म यूज़ होती है वो जनरली जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है तब उसके लिए यूज़ की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे बस ये पूछ रहा है कि आप इन टर्म्स के लिए एक्सपोज हो कि नहीं, आपने अखबारों में पढ़ा है कि नहीं कि जब पावर जनरेट की जाती है तो वो मेगावाट में जनरेट की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मेगावाट इज़ द मेजरिंग यूनिट, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद है हमें मैच करना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की कौन सी यूनिट है। एक्सेलरेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखो, डिस्टेंस होता है मीटर, स्पीड होती है मीटर पर सेकंड। अगर स्पीड भी चेंज हो रही है समय के साथ उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको क्या बोला जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो हो गया एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होती है? फोर्स हमने देखा है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, या तो आप इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, या फिर इसको बोल सकते हैं आप न्यूटन। तो फोर्स को नापा जाता है न्यूटन में, न्यूटन सेकंड में नहीं नापा जाता, न्यूटन में नापा जाता है। तो ये हो जाएगा न्यूटन। वर्क को किस में नापा जाता है? हीट, वर्क और एनर्जी तीनों को जूल, कैलोरी या फिर अर्ग में नापा जाता है। तो ये हो जाएगा जूल। और इम्पल्स क्या होता है? अब ये इम्पल्स एक नया कंसेप्ट है, अब तक आपने फोर्स के बारे में पढ़ा है। इम्पल्स होता है धक्का, मतलब जो फोर्स लगाई गई है वो कितने समय तक लगाई गई है। अगर वो थोड़े से समय के लिए लगी है तो जो इम्पल्स है वो छोटी होगी, अगर वही फोर्स ज़्यादा समय तक लगाई गई है तो इम्पल्स ज़्यादा होगी। तो फोर्स इनटू टाइम, मतलब न्यूटन इनटू सेकेंड, जो न्यूटन सेकेंड होता है वो इम्पल्स होता है। इम्पल्स का मतलब होता है धक्का, कि अगर आपको धक्के की वैल्यू काउंट करनी है तो वो न्यूटन सेकेंड रहेगा। तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? वर्क तो जूल ही होता है, मास किलोग्राम में ही नापा जाता है, फोर्स को न्यूटन में ही नापा जाता है। ये गलत है। प्रेशर को डाइन में नहीं नापा जाता। डाइन फोर्स का ही एक नापने का तरीका है जो एक दूसरे सिस्टम में नापा जाता है। जैसे स्टैंडर्ड सिस्टम है, ऐसे ही पाउंड्स वाला सिस्टम होता है, एक सेंटीमीटर वाला सिस्टम होता है। तो जो सेंटीमीटर वाला CMS सिस्टम बोला जाता है जिसको, उसमें जब आप फोर्स नापते हैं तो उसमें न्यूटन तो SI यूनिट्स में, स्टैंडर्ड यूनिट में नापा जाता है।
तो सेंटीमीटर वाला जो सिस्टम होता है उसमें फोर्स को डाइन में नापा जाता है। तो ये फोर्स को नापने का ही एक मेजर है, पर इससे प्रेशर नहीं नापा जाता, इससे फोर्स नापा जाता है। तो फोर्स को किन दो टर्म्स से नापा जा सकता है? न्यूटन से, डाइन से, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब फोर्स की यूनिट्स होती हैं। प्रेशर, ये मैच करेक्टली क्यों नहीं हुआ? प्रेशर को जब नापा जाता है, प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया मतलब कि अगर एरिया फिक्स है कि केवल इतने से एरिया में, मान लिया आपकी हथेली के ऊपर फोर्स लगाई जा रही है, हथेली का एरिया तो फिक्स है, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा उतना ही आपकी हथेली पे प्रेशर पड़ेगा, जितना जोर लगाया जाएगा, जितना बल लगाया जाएगा। पर अगर बल सेम है, इसका मतलब आपके ऊपर 1 किलो का बोझ रखा जाएगा मान लिया, तो अगर एरिया थोड़ा है, मतलब वो जो 1 किलो का बोझ है वो 1 किलो का अगर चाकू है, तो आपको ज़्यादा प्रेशर फील होगा, उस छोटे से पॉइंट पे आपको ज़्यादा चुभेगा। पर अगर एरिया ज़्यादा है, उस चाकू को आपने एक बुक के ऊपर रखा और वो बुक आपकी हथेली पे, तो वो चुभेगा नहीं, तो मतलब आप प्रेशर कम फील होगा। तो प्रेशर होता है या तो एरिया सेम है तो फोर्स ज़्यादा हो तब प्रेशर ज़्यादा होता है, अगर फोर्स सेम है कि मतलब 1 न्यूटन ही लगा रहे हो तो वो चाकू की नोक जैसी है या फिर थोड़ा सा बुक की वेट जैसी है, तो उससे फ़र्क पड़ेगा कि प्रेशर ज़्यादा है कम है। ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है। प्रेशर को नापा जाता है स्टैंडर्ड यूनिट में पास्कल या फिर बार। तो पास्कल और बार में प्रेशर को नापा जा सकता है। मैच द फॉलोइंग, यूनिट्स और क्वांटिटीज़ को मैच करना है। वॉट हम कर चुके हैं, पावर होता है। नॉट होता है जब समुद्री यात्रा की जाती है तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में नहीं नापा जाता है या किलोमीटर पर आवर में नहीं नापा जाता है। समुद्री यात्रा में जो डिस्टेंस होता है उसको नॉट में नापा जाता है, कितने नॉट्स की स्पीड पे चल रही थी नाव। नॉटिकल माइल्स, समुद्र में किलोमीटर में डिस्टेंस नहीं नापा जाता है, माइल्स में नहीं नापा जाता, उसे नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है। नॉटिकल माइल्स यूज़ होता है नेविगेशन के लिए। कैलोरी को नापा जाता है, हीट, एनर्जी या वर्क को कैलोरी में नापा जाता है। तो वॉट तो हो गया पावर, नॉट हो गया स्पीड ऑफ शिप स्पीड, नॉटिकल माइल्स हो गया नेविगेशन के लिए, डिस्टेंस के लिए, और जो कैलोरी हो गया वो हो गया हीट के लिए, वर्क के लिए या फिर एनर्जी के लिए। नेक्स्ट है जूल, एम्पियर, वॉट और वोल्ट। ये सब हम कर चुके हैं। जूल किसके लिए होता है? वर्क, हीट और एनर्जी के लिए। एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। वॉट होता है पावर के लिए। और वोल्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज के लिए। वोल्टेज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन हॉर्स पावर। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक हॉर्स पावर, 1 HP, जो हम कई बार मोटर्स के बारे में सुनते हैं कितने HP की मोटर है, तो हॉर्स पावर होती है 746 वॉट को 1 हॉर्स पावर माना जाता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो 746 वॉट जितना होता है 1 हॉर्स पावर। तो पावर को अब तक आपको क्या पता था? वॉट में नापा जाता है। अब आपको क्या पता है कि इसको हॉर्स पावर में भी नापा जा सकता है, HP में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट क्या होता है? शिप की स्पीड के लिए, स्पीड ऑफ शिप, ये तो करेक्टली मैच्ड है। नॉटिकल माइल्स, ये क्या है? डिस्टेंस को नापने के लिए समुद्र में, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम, ये आपको अभी नया दिखा है, यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। और लाइट ईयर, यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, ये गलत है क्योंकि हमें ये पता है, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि लाइट ईयर तो डिस्टेंस को नापता है, ये टाइम को थोड़ी ना नापता है। हालांकि इसके नाम में ईयर आता है, पर इस ईयर का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि ये टाइम नापता है, ये डिस्टेंस नापता है। एक साल में जो किरण है वो कितनी दूरी तय करती है। तो जो एंगस्ट्रॉम है वो आपको नया सुनाई दिया है। एक एंगस्ट्रॉम होता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। और अगर 10⁻⁻10 मीटर हो जाता है तो उसे एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। जो आप विजिबल लाइट के बारे में सुनते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, उन सब लाइट्स की वेवलेंथ को इस टर्म में लिखा जाता है। जो वेवलेंथ्स होती हैं उनको लिखा जाता है एंगस्ट्रॉम की टर्म में।
तो एंगस्ट्रॉम भी डिस्टेंस को नापने की यूनिट हुई, यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ डिस्टेंस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, डिस्टेंस या फिर वेवलेंथ। मैच द फॉलोइंग, इनमें से मैच करना है, हाई स्पीड, वेवलेंथ, प्रेशर और एनर्जी। वेवलेंथ को नापने की यूनिट क्या होती है? या तो आप मीटर में नापो, सेंटीमीटर में, या फिर एंगस्ट्रॉम में। प्रेशर को नापने की यूनिट क्या होती है? या तो बार में नापो या फिर पास्कल में। एनर्जी को नापने की यूनिट क्या होती है? या तो जूल या अर्ग या फिर कैलोरी, तो जूल में। और जो हाई स्पीड को नापने की यूनिट है वो है मैक। ये नया है, इसको देखते हैं क्या होता है। 1 मैक होता है स्पीड ऑफ साउंड। जो स्पीड ऑफ साउंड होते हैं उसे 1 मैक बोला जाता है। जब किसी ऑब्जेक्ट की गति बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि हम मिसाइल्स के बारे में सुनते हैं, या फिर जो प्लेन्स होते हैं, जो बहुत फास्ट प्लेन्स होते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो उनकी स्पीड को आमतौर पर मीटर पर सेकंड में नहीं, मैक की टर्म में बोला जाता है। इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड के रिलेटिव उनकी कितनी स्पीड है, मतलब अगर जो उनकी स्पीड है उसको स्पीड ऑफ साउंड से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये बताता है कितना मैक स्पीड है वो। मान लिया कोई प्लेन है जो आवाज़ की गति से 2 गुना तेज़ गति से चलती है, तो 2 गुना में स्पीड ऑफ साउंड। अगर इसको डिवाइड कर देते हैं स्पीड ऑफ साउंड से, तो ये कितना आ जाता है? 2। तो इसे बोलते हैं 2 मैक स्पीड है। तो जब बहुत तेज गति से कोई मिसाइल या फिर कोई एरोप्लेन जाता है तो उसको नापने के लिए हम मैक का यूज़ करते हैं। मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड से कितने गुना, तो वो हाई स्पीड्स को नापने की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू। मतलब ये बोल रहा है कि जो जूल है वो एनर्जी की यूनिट है, तो पास्कल है वो किसकी यूनिट है? हमने देखा पास्कल और बार प्रेशर की यूनिट है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है? हमने अब तक देखा है 1 नैनोमीटर देखा है, होता है 10⁻⁹ मीटर। अब तक हमने देखा है 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। अब ये बोल रहे हैं कि 1 माइक्रोन कितना होता है। माइक्रोन, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, म्यू की, ये इसको भी माइक्रोन की तरह लिखा जाता है। माइक्रो का मतलब हमेशा जहाँ पे भी मेंशन होगा वो होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो जब यहाँ पे 6 होता है तो वो माइक्रो होता है, जब यहाँ पे 9 होता है तो यहाँ नैनो होता है, और जहाँ पे 10 होता है तो यहाँ एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। पर इन्होंने क्या पूछा है? मिलीमीटर में, तो बस सीधा सा फॉर्मूला है, मिलीमीटर को रिप्लेस कर दो। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो 1 माइक्रोन या फिर 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। मीटर इज 1000 मिलीमीटर। अगर इसको सॉल्व करेंगे 10⁻⁻3 मिलीमीटर, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1000 मिलीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स अ लेंथ ऑफ, अब देखिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर तीनों यूनिट दी हुई है, तो अब आपको चेक करना है जो 1 माइक्रोन होगा वो कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। तो ये तो हो नहीं सकता है। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं। 10⁻⁻6 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, और ये हमारा मैच कर रहा है बी ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा मैच सही से नहीं हुआ है यूनिट? हॉर्स पावर, ये आपको पता है क्या मेजर होता है इससे? पावर मेजर होता है, एचपी, तो ये यूनिट ऑफ पावर है, ये करेक्ट है। नॉटिकल माइल्स हमने देखा, ये भी डिस्टेंस नापने का तरीका है। क्या होता है? यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंस। सेल्सियस हीट को नापने का तरीका होता है? नहीं होता है, ये गलत है।
सेल्सियस से टेम्परेचर नापा जाता है। टेम्परेचर और हीट दोनों अलग चीज़ें हैं। टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, इसकी डिग्री नापने का तरीका, कितना हॉट कितना कोल्ड है। और हीट होता है जिसकी वजह से कोल्डनेस और हॉटनेस आती है, ये होती है एनर्जी। तो हीट एनर्जी होती है, उसको कैसे नापते हैं? उसको नापते हैं कैलोरी में या फिर जूल में या फिर अर्ग में। तो इसका मतलब ये टेम्परेचर को नापने की तरीका नहीं है, ये एनर्जी को नापने का तरीका है। तो सेल्सियस होगा वो यूनिट ऑफ क्या रहेगा, यहाँ पे आएगा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। ठीक है। डेसिबल, डेसिबल होता है साउंड की इंटेंसिटी को नापने के लिए। ये आप आमतौर पर सुनते हैं दिवाली के समय या फिर हॉस्पिटल्स के आसपास, कि हॉस्पिटल्स के आसपास जो आसपास की साउंड है वो इतनी होनी चाहिए, या इंडस्ट्रियल एरिया में साउंड इतनी होनी चाहिए। जो नॉइस पॉल्यूशन हम सुनते हैं, नॉइस पॉल्यूशन, तो नॉइस पॉल्यूशन के टर्म्स में हम जब बोलते हैं कि नॉइस पॉल्यूशन कितना है, कितना शोर मचा हुआ है, तो उसे डेसिबल में नापा जाता है। ये एक लोगैरिथमिक स्केल होता है, लोगैरिथमिक स्केल होता है। आप हल्का सा आइडिया रखना, यूनिफॉर्म स्केल नहीं होता है, लोगैरिथमिक स्केल होता है। तो नॉइस पॉल्यूशन को नापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। बम पटाखे कितनी तेज बजते हैं तो उनको डेसिबल में नापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट? हीट की यूनिट कौन सी नहीं है इसमें? देखते ही हमें पता चल रहा है कि वॉट है, ये पावर की यूनिट है, ये हीट की यूनिट नहीं है। हीट, एनर्जी और वर्क, इन तीनों की यूनिट सेम होती है, और वॉट होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर हीट डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ये सब होता है पावर। तो ये सेम यूनिट कैसे हो जाएगी? कैलोरी, जूल और कैलोरी ये सब होती हैं हीट या एनर्जी या वर्क की यूनिट, वॉट होती है पावर की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट? सेंटीग्रेड, इससे क्या नापते हैं? टेम्परेचर। कैलोरी, इससे क्या नापते हैं? हीट या वर्क। अर्ग से क्या नापते हैं? हीट या वर्क या एनर्जी। और जूल से हीट, वर्क या एनर्जी। तो इससे पता चलता है कि जो सेंटीग्रेड है वो टेम्परेचर को नापने का स्केल है, ये हीट को नापने का स्केल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डिस्टेंस 1 किलोमीटर होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, किलो का मतलब होता है 1000, इसका मतलब 1000 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1000 मीटर होता है। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, जो पिको होता है वो होता है 10⁻⁻12। तो अब तक हमने देखा है नैनोमीटर, नैनो क्या होता है? 10⁻⁹। माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁶। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10। पिको कितना होता है? 10⁻⁻12। और एक फर्मी भी होता है, कहीं पे फर्मी अगर आपको दिखाई दे तो वो होता है 10⁻⁻15। तो ये मोटी मोटी यूनिट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। माइक्रो का मतलब है 6 की यूनिट, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10, पिको का मतलब 12, फर्मी का मतलब 15 और नैनो का मतलब 9। तो इसका आंसर रहेगा, क्योंकि पिको ग्राम में ही पूछा है तो पिको ग्राम हो जाएगा 10⁻⁻12 ग्राम। पास्कल क्या मेजर करता है? ये आप खुद से चेक कर सकते हैं। पास्कल या फिर बार प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और टेम्परेचर को नापने के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर की क्या यूनिट होती है? अब देखो हमने कवर किया है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यही होता है। फोर्स क्या होता है? न्यूटन में नापा जाता है। और एरिया किस में नापा जाता है? मीटर स्क्वायर में। तो या तो स्क्वायर मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर ही होता है, इसी को स्क्वायर मीटर बोला जाता है। तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ए ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ प्रेशर इज,
यूनिट ऑफ प्रेशर अभी हमने देखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसमें क्या दिया हुआ है? किलोग्राम। तो अगर हम फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन बोलते हैं तो फोर्स क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो किलोग्राम में होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो अगर हम न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर रखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, मीटर स्क्वायर से डिवाइड, तो ये कितना आ जाता है? किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो आंसर नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक के प्रेशर को नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बार या फिर पास्कल। तो एक बार जो प्रेशर होता है वो आमतौर पर माना जाता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉट किस लिए होता है? समुद्र में स्पीड को नापने के लिए। जूल क्या होता है? एनर्जी, वर्क या फिर हीट को नापने के लिए। और ओम क्या होता है? रेजिस्टेंस के लिए हमने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू। अब जो 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जो बोला जाता है, ये यूनिट होती है एक बार के बराबर। ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये सेंटीमीटर्स वाली यूनिट है, सीएमएस सिस्टम इसे बोला जाता है। ये स्टैंडर्ड यूनिट का सिस्टम नहीं है। तो जो एक बार बोला जाता है उसको सीएमएस की टर्म्स में एक बार को 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोला जाता है। इसका मतलब 1 किलोग्राम वेट कितना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में। तो अगर इतना वेट है तो उसे 1 बार प्रेशर बोला जाता है। तो आंसर होगा 1 बार। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बैरल ऑफ ऑयल क्यों पूछा जा रहा है? बैरल ऑफ ऑयल इसलिए पूछा जाता है जब इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है या फिर इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल को देखा जाता है, पेट्रोलियम के प्राइसेस को। तो पेट्रोलियम की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको बैरल्स में मेजर किया जाता है। इतने मिलियन बैरल्स इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया है। तो इस वजह से बैरल्स न्यूज़ में रहता है। तो इसलिए आमतौर पर पूछा जाता है कि एक बैरल ऑफ ऑयल कितना होता है, क्या आपको पता भी है? तो ये होता है 159 लीटर्स। 159 लीटर्स ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसलिए आपको एग्जैक्ट 160, 100, 500 ऐसा नहीं दिखेगा। 159 लीटर है, इससे पता चलता है कि ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, पर आमतौर पर यूज़ की जाती है। तो 159 इतना लीटर एक बैरल ऑफ ऑयल होता है, या एक बैरल ऑफ एनीथिंग लिक्विड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज? स्मॉलेस्ट मतलब जो दिए हुए हैं उनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है? माइक्रोन का आपको पता है क्या होता है माइक्रोन? 10⁻⁻6। एंगस्ट्रॉम का आपको पता है ये क्या होता है? 10⁻10। नैनोमीटर पता है 10⁻9। फर्मी देखो ये आ गया, फर्मी होता है 10⁻15। तो सबसे छोटा हो जाएगा 10⁻15, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा छोटा नंबर है। तो फर्मी मीटर सबसे छोटी यूनिट होगी। मैच द फॉलोइंग यूनिट्स दी हुई है और उनका क्वांटिटीज़ दी हुई है। अब देखिए इसमें से आपको किसके बारे में पता है? बार के बारे में पता है। बार में क्या नापा जाता है? बार या पास्कल में प्रेशर को नापा जाता है। ये क्लियर है? अब बाइट भी आपने सुना होगा, केबी, एमबी, जीबी, कितने जीबी डेटा मिला है, वो सब क्या होता है? वो बाइट्स होते हैं। वो कहाँ पे यूज़ होती हैं? वो सब कंप्यूटर्स में यूज़ होती हैं। आपके पास जो पेन ड्राइव है कितने जीबी की पेन ड्राइव है, इसका मतलब जो बाइट जो यूनिट है वो मेमोरी की यूनिट होती है जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा कंप्यूटर्स। अब बचा रिच्टर। रिच्टर अगर आपने कभी भी अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अर्थक्वेक कितना आया था? 5 स्केल का आया था, या फिर 6.6 का अर्थक्वेक आया था, या फिर 7। वो जो 6.6, 7, 5 है वो सब क्या है? वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एनर्जी। अर्थक्वेक में कितनी एनर्जी थी, अर्थक्वेक ने कितना हिलाया दुनिया को, तो उसे रिच्टर के पैमाने पर नापा जाता है। उसमें 5 होता है बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा, और 10 होता है कि प्रलय आ गई है दुनिया में। तो रिच्टर स्केल को यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, इंटेंसिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटेंसिटी अलग चीज़ होती है
और मैग्नीट्यूड अलग चीज़ होता है। रिक्टर का इस्तेमाल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को नापने में। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उस अर्थक्वेक में कितनी एनर्जी थी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को रिक्टर नापता है। ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर कवर हो चुका है, इसमें प्रेशर कवर हो चुका है, और यहाँ पे अगर हम माने कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक कवर हो चुका है। तो क्यूसेक अगर आपको नहीं पता है तो क्यूसेक रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है। कोई भी लिक्विड, कोई भी फ्लूइड जब फ्लो करता है तो कितनी तेज़ी से वो फ्लो कर रहा है, तो उसको नापने के लिए क्यूसेक क्यूबिक फीट पर सेकंड जो फ्लो होता है उसके लिए क्यूसेक का यूज़ होता है। आप बस याद रख सकते हैं क्यूसेक। अगर आपको ये नहीं भी पता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं बाकी 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेजर्ड इन क्यूसेक? प्योरिटी नहीं, डेप्थ मतलब डिस्टेंस नहीं, क्वांटिटी नहीं, ये तो लीटर्स में नापी जाती है। क्यूसेक होता है फ्लो ऑफ वाटर को नापने के लिए। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर? ये आजकल इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। 2010 में जो ओजोन लेयर का जो के ऊपर जो काम हो रहा था पूरी दुनिया में, वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था। ओजोन लेयर में होल हो चुका था और ओजोन लेयर को नापना बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो उस वक्त ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो ओजोन लेयर को नापने की यूनिट होती है वो डॉप्सन होती है। फिलहाल ओजोन लेयर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिपेयर हो चुकी है, तो ओजोन लेयर का खतरा अब दुनिया के ऊपर नहीं है। तो हमने ऑलमोस्ट रिवर्स कर दिया है ओजोन लेयर को, जो डैमेज हुआ था वो। तो इस वजह से अभी ये पूछा जाना थोड़ा लेस लाइकली है, पर फिर भी अगर कुछ स्टेट पीसीएस होते हैं जो पुराने क्वेश्चंस को भी यूं का यूं उठा लेते हैं, तो आपको बस याद रखना है कि ओजोन डॉप्सन से रिलेटेड है। नॉट होता है समुद्री यात्रा पे स्पीड नापने के लिए, और जो मैक्सवेल होता है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स नापने के लिए। जो पॉइज होता है वो मेजर करता है विस्कोसिटी, गाढ़ापन। कोई लिक्विड कितना गाढ़ा है, कितना लिक्विड है। जैसे पानी है वो कम गाढ़ा होता है, उसमें चीनी मिला दोगे तो वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। सिरप होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो वो जो गाढ़ेपन को नापते हैं, विस्कोसिटी को नापते हैं, वो पॉइज के लिए यूज़ होता है। मैक्सवेल फ्लक्स को मेजर करता है। नेक्स्ट है, डॉप्सन यूनिट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। डॉप्सन, क्योंकि ये भी देखिए 2005 के आसपास का क्वेश्चन है, तो उस वक्त ये बहुत ज़ोरों शोरों पे था। तो ओजोन लेयर की थिकनेस को नापने के लिए डॉप्सन यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं यूनिट्स से, वो कवर हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल एक बार देख लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है वो कौन देता है? वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है कोई वेट्स एंड मेजर्स का, जिनीवा में। तो जिनीवा में जो इंस्टीट्यूट है वो बताता है कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या रहेगी। तो ये था हमारा जनरल साइंस का जो फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ में। इसके बाद हम फिज़िक्स के जो बाकी टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे, और धीरे धीरे हम जनरल साइंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि ये जिस तरीके से हमने आज जनरल साइंस को कवर किया है वो आपको डिफ़िकल्ट लगा या ज़्यादा इजी लगा। इससे हेल्प मिलती है कैलिब्रेट करने में कि हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वीडियोस के थ्रू वो आप तक अच्छे से पहुंच सके, और जो लेवल है जनरल साइंस की डेप्थ का उसको हम रेगुलेट कर सकें। तो कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो जनरल साइंस को कवर करना चाहता है, या फिर वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है, या फिर इन जनरल साइंस में इंटरेस्टेड है, तो ये ज़रूर आप उस वीडियो को शेयर करें उस फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।